हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। एंड उसमें हम देखेंगे कि लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उनकी इक्वेशंस के, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड कुछ और एक दो चीज़ें और करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों IIT 2026 मॉक टेस्ट सीरीज जो कि क्लास पे की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, इन ₹4,199। एंड उसमें क्या क्या आपको दिया जा रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। चैप्टर वाइज फुल मॉक, फुल लेंथ मॉक्स हैं, चैप्टर वाइज मॉक्स हैं। एंड उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए एंड काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। आप उसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो स्ट्रेट लाइन में घुसने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है बच्चों। वैसे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम और भी होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, सिलेंड्रिकल भी होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होते हैं 3D में, ठीक है। बट हमारे जो अभी काम का है वो है 2D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें कैसे डिफाइन की गई हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें कैसे डिफाइन की गई। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइंस कंसिडर करते हैं, इसको मैं एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक है। ये दो परपेंडिकुलर लाइन जिसको हमें पता है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ओरिजिन होता है। उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ओरिजिन होता है, जिसको हम क्या लेते हैं बच्चों, 0,0 उसका कोऑर्डिनेट, राइट। तो इस सिस्टम पे अगर मुझे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक्स कोमा वाई से। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे अगर किसी भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स कोमा वाई बोल के। एक्स क्या होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई क्या होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट। सो बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक्स क्या है बच्चों उसका, उस पॉइंट का वाई से, वाई एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वाई क्या है उसका, एक्स एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी। लेट्स से इसको मैं पी बोल दूं, राइट। तो x क्या है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। y क्या है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, राइट। तो इसको हम ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 कंसीडर करते हैं, तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि सर हाँ, इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो यहाँ पे बच्चों जो x होता है वो आप पहले तो एक्सिस लिख लो कि आपकी जो x ओ x डैश है उसको हम क्या बोलते हैं, x एक्सिस। जो आपकी वाई ओ वाई डैश है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और इनको अगर कंबाइंड फॉर्म में, आप कंबाइंड फॉर्म में बोलो है ना, तो आप बोल सकते हो कि सीधा कोऑर्डिनेट एक्सिस ही बोल दो, जिसमें दोनों एक्सिस आ जाएंगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जब भी अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा हो तो समझ जाना कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहे हैं, है ना। जो आपका एक्स है बच्चों वो क्या है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। और पॉइंट पी जिसको हम एफ से सा भी बोलते हैं, ठीक है। y क्या है आपका, y कोऑर्डिनेट और पॉइंट P, जिसको हम दूसरे नाम से भी ऑर्डिनेट करके भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको हो सकता है ऐसा ना बोले कि x कोऑर्डिनेट दिया है, वो बोल देंगे कि भाई f से सा दिया है ना, f से सा दिया है। तो समझ जाना कि हाँ सर x कोऑर्डिनेट की ही बात चल रही है, राइट। वो आपका ओरिजिन होता है। दूसरी चीज, ये जो पोर्शन है अगर मैं यहाँ पे ऐसे नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4, यहाँ पे करूँ तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहाँ पे करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे करूँ बच्चों तो -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला रीजन पोर्शन, है ना। यहाँ पे जो है ये जो है ये क्या है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये क्या है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस, ये इतना पोर्शन, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर ही होंगी, राइट। तो इसमें एक दो चीजें और हैं जो कि आप देख लो।
जैसे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइंस चूज की, तो उसने इस प्लेन को चार हिस्सों में बांट दिया, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट हुआ, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट हुआ, मान लो इधर हुआ, तो इस पॉइंट का बच्चों जो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी इसका पॉजिटिव होगा, राइट, वाई कोऑर्डिनेट भी इसका पॉजिटिव होगा। क्यों सर, क्योंकि इधर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट इधर आएगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट इधर आएगा, और ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है इसके लिए इसका जो कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, राइट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, अगर इधर कहीं हुआ, तो इधर आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। इस वाली रीजन में आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, है ना। इस कोऑर्डिनेट में देखो आपका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये वाला रीजन, ये वाली लाइन आ गई, एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव, परफेक्ट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो जैसे 2,3 है तो इस वाली रीजन में आएगा, एंड अगर मैं बोलूँ आपसे -2,3 तो इस वाली रीजन में आएगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव है। अगर मैं बोलूँ -2, -3 तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, और मैं बोलूँ कि 2, -3 तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। तो आपको साइन से भी चीज़ें समझ आ जाएंगी, कोऑर्डिनेट्स के साइन से, कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। छोटी सी चीज़ है बट आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो सपोज अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपके एक्स एक्सिस है, सब कुछ। अब जब भी मैं दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाऊं तो समझ जाना कि मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही बना रहा हूं, है ना। अनलेस मैं आपसे कुछ बोलूं ना कि भाई इसका मतलब क्या है। तो सपोज मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया बच्चों, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइंस बना दी, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। अब यहाँ पे मान लो मैंने कोई दो पॉइंट्स चूज किए, एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया जिसका मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया x1, y1, x1, y1, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा कोऑर्डिनेट ले लिया x2, y2। इसको मैं p बोल दे रहा हूँ, इसको मैं q बोल दे रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ बच्चों ऑब्जर्व करो, ये आपका ओरिजिन हो गया। अगर मैंने इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 बोला है तो आप बोलोगे सर ये वाली जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस विल बी x1, this distance will be y1. Similarly for this distance will be y2 and this distance will be x1, है ना। ये जो डिस्टेंस होगा आपका, ये आपका बच्चों क्या होगा, x1, दिस x2 सॉरी। ये क्लियर है ना। मुझे क्या चाहिए बच्चों, ये डिस्टेंस चाहिए हमें, p और q के बीच का डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप इस वाले ट्राइंगल को देखो बच्चों, इस वाले को पी क्यू, इसको लेट से आर मान लो। तो आप पी क्यू आर को देखो जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, दिख रहा होगा आपको। तो अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस पता है, ये वाली डिस्टेंस पता है, तो मैं पाइथागोरस से ये वाली डिस्टेंस बता सकता हूं। क्या आप अग्री करते हो कि ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस विल बी x2 माइनस x1, क्योंकि ये टोटल x2 है, ये इतना x1 है, तो ये x2 माइनस x1 होगा। सिमिलरली दिस, है ना,
ये होगा आपका y2 माइनस y1। तो अब एक पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूस नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर जो पी क्यू हो जाएगा दैट विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा डिस्टेंस आ गया दो पॉइंट्स के बीच में, जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स पता है। आपको अगर मैं दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पकड़ा दूं और बोलूं कि उनके बीच का मुझे डिस्टेंस बताओ, तो आप इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिस्टेंस बिटवीन जो आपका पी क्यू है बच्चों, वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। इसी को आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हो, इसी को आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हो। ठीक है, ठीक है, इसी को आप दूसरे नाम से, इसी फॉर्मूले को आप बोलते हो डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे निकालना। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूं कि डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 1,2 एंड -5,3। ये मैंने दो पॉइंट्स दे दिए आपको, मुझे इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस जो हो जाएगी इनके बीच की d विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1। तो लेट से मैं इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 से कंपैरिजन करा लो। आप इसको भी x2 y2 ले सकते हो, इसको x1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस डिफरेंस ऑफ चाहिए। यहाँ पे चाहे आप x1 माइनस x2 करो, चाहे x2 माइनस x1 करो, स्क्वायर है, क्या फर्क पड़ता है ना? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? -5 -1 का स्क्वायर, 3 -2 का स्क्वायर। तो दैट विल बी अंडर रूट -5 -1 -6 का स्क्वायर 36, और 3 -2 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 37। तो आपका जो d निकल के आएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी अंडर रूट 37। ठीक है, क्लियर बच्चों? ऐसे यूज कर लेना, है ना? सेक्शन फॉर्मूला देख लो। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स p x1 y1 एंड q x2 y2 इन द रेशियो m:n इज गिवन बाय। मतलब कोई एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू को जोड़ने वाले, कोई एक पॉइंट है जो कि उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में, पी क्यू को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट। तो आप उस कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उस सेगमेंट को, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो यूजिंग गिवन कोऑर्डिनेट्स एंड द रेशियो। राइट? कैसे? इसमें आपके दो केस होते हैं बच्चों, इसमें आपके दो केस होते हैं। पहला केस क्या होता है? इंटरनल डिवीजन का। इंटरनल डिवीजन से मेरा मतलब है बच्चों कि ये आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है, और जो आपका पॉइंट है कोई रैंडम R ले लिया मैं, जो कि इस P Q को जोड़ने वाली लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली मतलब इन दोनों के बीच में होगा वो, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है m:n में। बात समझ आ रही है? तो m:n, m:n मतलब जो आपका PR डिस्टेंस होगा अपॉन RQ डिस्टेंस जो आएगा, दैट रेशियो विल बी m:n। ठीक है, इंटरनल डिवीजन का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो वो इसको m:n में डिवाइड कर रहा है। डन डन डन, है ना? अब वो निकालेंगे कैसे? उसके लिए आपको सीधा सीधा दिमाग में रखना है बच्चों, अगर इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और r जिसका हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं उसका कोऑर्डिनेट कुछ x y है, तो आप x को लिख सकते हो m इंटू अपोजिट x कोऑर्डिनेट, मतलब mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y को आप लिख सकते हो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये किसके लिए बच्चों? इंटरनल डिवीजन के लिए। बात समझ आ रही? m उसके अपोजिट वाला x कोऑर्डिनेट प्लस n उसके अपोजिट वाला x कोऑर्डिनेट, नीचे m प्लस n।
ऐसे सेम फॉर वाई, एम उसके अपोजिट वाला वाई कोऑर्डिनेट, एन उसके अपोजिट वाला वाई कोऑर्डिनेट, नीचे एम प्लस एन, ऐसे आप उसको याद रख सकते हो। ये हो गया आपका केस 1, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका पॉइंट P, आपका इधर पॉइंट Q, जो R होगा वो उनके बीच में नहीं, उनके बाहर होगा, या तो Q के इस साइड या उस साइड। तो अगर PQ को जोड़ने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसको R एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n, m:n मतलब PR अपॉन RQ इज m:n, ये ठीक है, PR आपका ज्यादा है, PR अपॉन RQ इज m:n। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मैं इसका x कोऑर्डिनेट x, y मान लूं, इसका x2, y2 और इसका x1, y1, तो यहां पे बच्चों मैं x कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूं, m टाइम्स जो ये, अब जो m है वो p से जो डिस्टेंस लिया गया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना एक तरीके से, है तो रेशियो, ये डिस्टेंस नहीं है बच्चों m:n, वो मैंने बस आपको दिखाने के लिए बताया कि PR अपन QR इज m:n। तो m के साथ जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, q का कोऑर्डिनेट अपोजिट, p से तो मेजर ही किया है तो उसका अपोजिट लेते हैं, तो आएगा mx2 nx1 अपॉन m-n, यहां पे देखा होगा आपने माइनस आ गया बस बीच में, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। आई होप क्लियर होगा बच्चों ये, ठीक है। ठीक है, तो आप ऐसे यूज करके आप उस r के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन दोनों अपन ने देख लिया। क्वेश्चन देख लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 8,9, एक पॉइंट है 8,9 और एक पॉइंट है -7,4, इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y, तो यहाँ पे मैं x को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, पहले केस में पहले पॉइंट में इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 8, 3 × 8 मतलब 3 उसके अपोजिट वाला x कोऑर्डिनेट प्लस 2 उसके अपोजिट वाला x कोऑर्डिनेट विच इज -7 अपॉन m+n मतलब 5, तो 24 - 14/5 मतलब 10/5 मतलब 2, तो x कोऑर्डिनेट 2 आ गया। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों 3 × 9 प्लस 2 × 4 अपॉन 5 मतलब 27 + 8/5, 27 + 8/5 कितना होता है बच्चों ये 27 + 8/5 35/5 मतलब 7 ना, राइट। तो ये आपका 7, तो आपका जो ये पॉइंट निकल के आया x, y वो आपका क्या निकल के आया बच्चों 2,7, तो आपका जो x, y निकल के आया है दैट इज इक्वल टू 2,7। दूसरा क्या बोल रहा है बच्चों कि एक्सटर्नली डिवाइड क्या है 4:3 में, एक्सटर्नली डिवाइड करा दो तो 8,9 -7,4 और इसको एक्सटर्नली डिवाइड किया है कितने रेशियो में 4 और ये आपका 3 होगा, ये आपका कोई Q मान लो, ये आपका P हो गया, ये आपका R हो गया, है ना। तो P Q को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको 4:3 में डिवाइड कर रहा है। तो इस R पॉइंट का अगर मुझे x डैश y डैश निकालना है, ऐसे मान लो x डैश y डैश मान लिया, तो मैं x डैश को क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसका 4 इंटू -7 फिर इसका 3, ठीक है, उसका x कोऑर्डिनेट माइनस आएगा बीच में -3 उसका x कोऑर्डिनेट, नीचे m-n, ठीक है। तो आपका ये कितना आ रहा है बच्चों, आपका 28 और 24 52 -52 नीचे तो 1 आ जाएगा। ऐसी y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चों 4 के साथ इसका y कोऑर्डिनेट विच इज 4 -3 के साथ उसका y कोऑर्डिनेट विच इज 9 अपॉन m-n दैट इज इक्वल टू 16 - 27 ना, तो एक -11 अपॉन 1 है ना, -11 अपॉन 1, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे आपका जो एक्स डैश कॉमा वाई डैश है वो कितना हो जाएगा, एक्स डैश -52 और वो -11। क्लियर है? तो आपको बस ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल डिवीजन में बीच में माइनस आता है, बस दैट्स इट। क्लियर? ओके, चलो बढ़िया। आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर बच्चों आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। फिर आपसे पूछा है रेस्पेक्टिवली विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब आपको किसी भी एक ट्राइंगल की वर्टिसेस दे दिए हैं, उनकी कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, फिर उस ट्राइंगल का अगर आपसे एरिया पूछा तो आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसमें बस आपको ध्यान ही रखना है कि आप ऑर्डर अगर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं आप उनको एक रफ प्लॉट करो उनको, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर आप यहाँ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में पुट करोगे ना कोऑर्डिनेट्स, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, तो आपको इसका आंसर पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव एरिया मिलेगा। अगर आप क्लॉकवाइज ऑर्डर में पुट करोगे वर्टिसेस को तो आपको नेगेटिव एरिया मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, जैसे भी रखना हो रख दो, बस बाहर एक मॉड ले लो, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर की वजह से बस साइन का फर्क आता है, तो हम मॉड ले लेंगे, एरिया पॉजिटिव होता है। तो आप सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, इस पूरी चीज पे इसका जो भी आंसर आए उस पर मॉड ले लेना, मतलब पॉजिटिव बना देना उसको, दैट्स इट। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव बना देना। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, बहुत यूज होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग, और इसका मॉड ले लेना। क्लियर? चलो देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म हुज वर्टिसेस आर। तो आपको वर्टिसेस दिए हैं 9,3, 3,2, -7,6। अब मैं इनको प्लॉट करूं और फिर एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में पुट करूं उस डिटर्मिनेंट में, तो आपका एरिया पॉजिटिव आएगा, उस मतलब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर आप रैंडमली रखोगे तो हो सकता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, बट उससे डरना नहीं है, जस्ट मॉड ले लेना। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधा फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ और फिर उसका मॉड ले लूंगा, है ना, फिर इस पूरी चीज़ का मॉड ले लूंगा। तो 9 3 जैसे दिए वैसे ही रख दे रहा हूँ मैं, तो 3 2 1 एंड -7 6 1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ 9 के साथ क्या आएगा 2 -6 -4, -3 के साथ क्या आएगा 3 + 7 10, +1 के साथ क्या आएगा 18 + 14, 18 + 14 32। ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया बच्चों, हाफ -36 -30 + 32, तो हो गया आपका हाफ -36 + 2, है ना, +2 ही आ रहा है। तो ये कितना हो गया आपका हाफ -34, तो ये गया -17, बट आंसर -17 नहीं होगा, आंसर होगा 70। जस्ट आप इस पर मॉड ले लो, है ना, जस्ट आप इस पर मॉड ले लो। तो मैं यहाँ पे लगा भी दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार के लिए। अब इस पर एक ऐसा मॉड ले लो, यहाँ पे एक ऐसा बड़ा मॉड लगा दिया, ठीक है, मैंने आपको जिससे याद रहे, ठीक है। तो आप इस पर मॉड ले लो, तो इसका जो एरिया हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल वो क्या हो जाएगा 17। एरिया ऑफ द ट्राइंगल वो क्या हो जाएगा आपका 17। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। हो सकता मैं इसको ऊपर इसको तो कुछ ऐसे लेता कि आपका +17 आता, तो ओके, नेगेटिव भी आए तो आपको जस्ट मॉड ले लेना, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन समझते हैं पहले बच्चों, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी वाई एक्सिस होगी। मान लो यहाँ पे मैंने कोई ऐसी लाइन ही रिप्रेजेंट की, ठीक है। अब जो ये लाइन है बच्चों, वो पॉजिटिव एक्सेस, जो पॉजिटिव एक्स की जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है, ठीक है, उससे अगर एंगल थीटा बना रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
ठीक है, मैंने क्या अज्यूम किया कि आपकी जो लाइन है, जो हमारी जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल थीटा बना रही है। ठीक है सर, तो इस लाइन की जो स्लोप हो जाएगी बच्चों, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं थीटा इज द एंगल made by the line with the positive direction of x axis, positive direction of x axis, positive direction of x axis, राइट। तो यहाँ पे जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप जो डिफाइन किया गया है बच्चों यहाँ पे, स्लोप ऑफ द लाइन जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ द लाइन जिसको मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर आपको किसी भी लाइन की स्लोप निकालनी है तो आपको क्या करना है, उसका पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंगल मेजर करना है उस लाइन का इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो भी एंगल आए उसको tan के अंदर निकाल लो, आप उसका tan थीटा निकाल लो, दैट विल बी योर स्लोप ऑफ द लाइन। दैट्स इट, सिंपल सी चीज है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूं बच्चों, जस्ट मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। सपोज अपने पास कोई एक लाइन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई एक लाइन है बच्चों, लेट से ऐसी, एंड दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस लाइन की जो स्लोप होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, tan ऑफ 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, बट यही मान लो मैं आपको कुछ ऐसा दे दूं, ऐसे ना, दिस एंगल मैंने आपको 30 दिया है, दिस एंगल, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो मुझे अगर इसकी स्लोप बतानी है, अगर मुझे इसकी स्लोप चाहिए, तो आपको बच्चों कौन सा एंगल चाहिए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जो है उससे लाइन कितना एंगल बना रही है, दिस एंगल। तो अगर ये 30 है, पूरा 180 होता है, तो ये कितना होगा, 150 डिग्री। तो आप इस लाइन की अगर स्लोप लिखोगे तो आप tan 30 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे tan 150 डिग्री विच इज इक्वल टू -tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू -1/√3। सिंपल सी बात समझ में आई। इसका मतलब है जो आपका थीटा होगा वो 0 से 180 में ही रहेगा। जो आपका थीटा होगा बच्चों, जो थीटा होगा वो आपका 0 से 180 में ही रहने वाला है। ठीक है, 0 से 180 में ही रहने वाला है। आई होप बच्चों ये क्लियर होगा कि आपको डायरेक्शन कैसे एंगल की मेजर करनी है एंड क्या आपकी स्लोप होती है बेसिकली, है ना। तो आप यहाँ पे ये वाला एंगल मत ले लेना, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से नहीं लेना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है वो अपनी लाइन, उसका tan थीटा आपको निकालना है, उसका टेंजेंट आपको निकालना है, वो आपका आंसर हो जाएगा स्लोप का। आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा। आगे चलते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं, मुझे उनसे पास होने वाली लाइन की स्लोप बतानी है। सिंपल सी चीज है ना, देख लेते हैं कैसे। सपोज बच्चों 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट से पास होने वाली कोई लाइन है, तो मैं पहले लाइन बना देता हूं, पॉइंट्स बाद में ले लेंगे अपन, है ना। तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लिया, एक यहाँ पे लिया, इन दोनों पॉइंट से ये आपको P हो गया x1, y1, ये आपका Q हो गया x2, y2। मुझे इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन, तो आगे लाइन है ना बच्चों वो एक्सटेंड हो जाएगी, है ना, आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। लाइन सेगमेंट नहीं है, ये आपकी लाइन है, तो पूरी जाएगी इन्फिनिटी तक। तो मुझे अगर इस लाइन की स्लोप चाहिए, ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या चाहिए,
आपको चाहिए ये चीज़ कि ये उसकी पॉजिटिव, ये आपकी एक्स डायरेक्शन थी, ये आपकी वाई डायरेक्शन थी, तो ये जो डायरेक्शन है ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन ही तो है। तो ये एंगल कितना है वो आपको चाहिए। देन हम टेन थीटा निकाल लेंगे और बोल देंगे वही इसकी स्लोप हो गई, राइट। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है बच्चों, उसका हमें टेन थीटा चाहिए बेसिकली, ठीक है। अगर बच्चों इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है, इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, y कोऑर्डिनेट y2 है, तो क्या ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो गया? क्या ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 हो गया, जो कि अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में भी देखा। तो मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा लगा दूं, तो टेन थीटा, जिसको मैं स्लोप ऑफ द लाइन बोल रहा था, जिसको मैं स्लोप ऑफ द लाइन बोल रहा हूं, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका जो m आ गया वो कितना आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट्स इट। तो आपको दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन की अगर स्लोप चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, नीचे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ऑर्डर ध्यान रखना, अगर आप ऊपर y2 माइनस y1 कर रहे हो तो नीचे x2 माइनस x1 करना, ऊपर अगर y1 माइनस y2 कर रहे हो तो नीचे भी x1 माइनस x2 ही करना, ठीक है। सिंपल है, सिंपल सी ज्योमेट्री लगा के हमने वो टेन थीटा निकाल दिया, राइट। आई होप क्लियर होगा बच्चों। तो ऐसे आप दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूं। तो अपने पास जो स्लोप आया दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारी स्लोप निकल के आई, ठीक है, या जिसको आप टेन थीटा भी बोल सकते हो। तो टेन थीटा को भी इसके अंदर ही डाल देते हैं, टेन थीटा, ठीक है। थीटा बच्चों याद रखना, इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट्स इट, राइट। तो यहां पे अब मैं एक केस आपको डिस्कस, इफ थीटा इज जीरो, इफ थीटा इज जीरो डिग्री, थीटा आपका जीरो हो गया, थीटा अगर आपका जीरो हो गया तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सर थीटा थीटा जीरो तो टेन थीटा जीरो, टेन थीटा जीरो मतलब ये पूरी चीज जीरो, ये पूरी चीज जीरो तभी होगी जब ऊपर वाली चीज जीरो हो जाएगी, ऊपर वाली चीज जीरो मतलब y1 बराबर y2, मतलब हमने दो ऐसे पॉइंट्स चूज किए जिनका y कोऑर्डिनेट सेम है। अगर y कोऑर्डिनेट सेम है इसका मतलब है बच्चों की जो उनको जोड़ने वाली जो लाइन बनेगी वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, राइट। तो इस वाले केस में अगर आपका थीटा 0 डिग्री हो गया तो जो आपकी लाइन होगी, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप अगर आपका जीरो है, थीटा जीरो है या एम जीरो बोल दो, मैं कुछ भी बोल दूं, है ना, तो आप बोल दो कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री पे बच्चों टेन थीटा कैसा होता है, अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन होता है, मतलब टेन थीटा को आपको अनडिफाइंड बनाना है। इसका मतलब है आप अगर आप नीचे जीरो ले आओ तो टेन थीटा आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो x2 माइनस x1 आपका जीरो हो जाएगा, मतलब x1 बराबर x2, मतलब आप x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब आपकी जो लाइन हो जाएगी वो y एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, राइट। तो आपकी हो जाएगी लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर आपका थीटा 90 हो गया, जो कि आपको दिख भी रहा होगा कि सर ये x एक्सिस होती है, अगर x एक्सिस की कोई पैरेलल लाइन है तो ऐसी बनेगी, एंड उसका स्लोप तो जीरो ही आएगा, m तो जीरो ही आएगा, है ना, थीटा जीरो है क्योंकि। अगर मुझे y एक्सिस की पैरेलल, y एक्सिस ऐसी बनती है और मुझे y एक्सिस की पैरेलल कोई लाइन बनानी है तो उसका x एक्सिस से डिस्टेंस एंगल जो आएगा वो तो 90 ही आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होती है x एक्सिस और y एक्सिस, है ना, ऑब्वियस ही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बच्चों कि सपोज लेट टू लाइंस, ठीक है, लेट टू लाइंस हैविंग स्लोप्स
M1 एंड M2, ठीक है। लेट टू लाइंस हैविंग स्लोप्स M1 एंड M2। इसमें बच्चों दो केसेस होंगे कि इफ M1 बराबर M2, अगर M1 बराबर M2 है मतलब आपकी जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। दोनों लाइंस क्या हैं आपकी? पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। अगर आपका M1 M2 -1 के बराबर है, अगर आपका M1 M2 -1 के बराबर है तो आप बोल देना कि सर लाइंस आर परपेंडिकुलर्स, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको बस दिमाग में जो रखना है वो ये रखना है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम होगा, अगर लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर आना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से इसको दिमाग में रखना, ठीक है। चलो बढ़िया। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब अलग अलग हम फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सारी फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला फॉर्म पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म का क्या मतलब है कि आपको एक ऐसी लाइन निकालनी है जो कि किसी एक पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट आपको दिया है, उस लाइन की स्लोप आपको दी है। तो स्लोप आपको गिवन है, एक पॉइंट गिवन है जिससे वो लाइन पास कर रही है। इन दोनों चीजों का यूज करके आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, जनरल इक्वेशन, है ना। कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे लिखी है बच्चों कि अगर लेट से किसी एक x1, y1 से पास कर रही है हमारी लाइन जिसकी स्लोप m है, तो आप उस लाइन की इक्वेशन को सीधा लिख सकते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। बहुत सिंपल सी बच्चों फॉर्म है। सपोज बच्चों ऐसे है, ये x1, y1 से पास कर रही है, x1, y1 से पास कर रही है और इस लाइन की स्लोप क्या है? m है, ठीक है। m है मतलब आपको क्या दिया हुआ है? m इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा आपका क्या हो जाएगा? दिस एंगल ना। तो इस लाइन पे बच्चों में कोई जनरल पॉइंट ले लूं x, y, इस लाइन पे मैंने कोई जनरल पॉइंट ले लिया x, y, तो बेसिकली आपको x और y में क्या रिलेशन है ऐसा आप बोल सकते हो, वो फाइंड करना है, वही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। या फिर इस पॉइंट का लोकस क्या है उसी को हम दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं कि हाँ सर वही इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकल के आएगी, राइट। तो टेन थीटा अभी अभी हमने लिखना सीखा, टेन थीटा जिसको मैं m बोल रहा हूं, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, x2 माइनस x1 जो लेते थे हम, राइट। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। बहुत इजी प्रूफ है, ठीक है। जो भी हमने सीखा स्लोप की डेफिनेशन से ही आ गया सीधा ये वाला फॉर्म, तो आपको सीधा सीधा दिमाग में रखना है, ठीक है, लिखना आना चाहिए डायरेक्टली। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है बच्चों? इक्वेशन ऑफ अ लाइन नॉन वर्टिकल विद स्लोप m एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट c ऑन द y एक्सिस। इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों वो देख लो। इंटरसेप्ट दो, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, जिसको हम x इंटरसेप्ट बोलते हैं, और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा उसको y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या होता है? वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहां पे हमारी लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। ऐसा पॉइंट x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? ऐसे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ऐसे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ऐसे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, जो ऐसे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जहां जो लाइन है हमारी x एक्सिस को कट कर रही है। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? लाइन जहां y एक्सिस को कट करेगी उसका y कोऑर्डिनेट। बात समझ आ रही है? तो लाइन हमारी x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसका x कोऑर्डिनेट विल बी x इंटरसेप्ट। लाइन हमारी y एक्सिस को जहां कट करेगी उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विल बी y इंटरसेप्ट, दैट्स इट, है ना। सिंपल सी चीज है। सपोज ऐसी हमारी लाइन है तो इसका जो भी x कोऑर्डिनेट होगा जो कि इसके डिस्टेंस के बराबर होगा, दिस डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस के बराबर होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका x इंटरसेप्ट, ये आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट,
ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जिस पॉइंट पे आपको कट कर रही है, जिस पॉइंट पे वो कट कर रही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो हो ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मैं इसको थोड़ी सा दूर लिख दे रहा हूं, दिस थिंग, और ये आपका एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहां पे उसने क्या किया बच्चों, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट लिया है, मतलब ये आपको दिया हुआ है, दिस इज सी, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,c, और स्लोप भी दी है। तो अब तो ये पहला वाला फॉर्म हो गया कि सर मुझे एक पॉइंट पता है जिससे लाइन पास कर रही है और उसकी स्लोप पता है, तो मैं तो डायरेक्टली लिख दूंगा y माइनस सी इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस 0, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है बच्चों। ठीक है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इस फॉर्म में बहुत बढ़िया सरल सा फॉर्म है कि आप y को लेफ्ट साइड रखो, सिर्फ y को, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ों को आप राइट साइड रखो। अगर आप इस फॉर्म में ले गए लाइन को, तो उसमें जो x का कोफिशिएंट होता है वो आपका स्लोप होता है ना, ये चीज़ दिमाग में रखना कि y को लेफ्ट साइड रखो, ठीक है, और y का कोफिशिएंट 1 जरूर बना लेना, ठीक है, अगर 1 नहीं है तो, और बाकी सारी चीज़ राइट साइड। तो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो x का कोफिशिएंट होता है, x से जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो हमारी स्लोप ऑफ द लाइन होती है। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रखना बच्चों। तीसरा फॉर्म क्या है, 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स हैं, है ना, 2 पॉइंट्स दिए हैं और उनसे पास कर रही है, तो x1, y1 और x2, y2। तो हमने अभी पहला फॉर्म पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब एक पॉइंट से पास कर रही है, उसकी स्लोप हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे तो सर स्लोप नहीं दी है, बट 2 पॉइंट से पास कर रही है, वो दिए हैं दोनों पॉइंट्स, तो मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट्स अगर दिए हैं तो स्लोप तो हम निकाल ही सकते हैं। स्लोप निकालना अपने लिए कौन सी बड़ी बात है सर, हमने तो अभी अभी देखा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। अब हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे वो पास कर रही है, उसकी स्लोप पता है, तो इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। अब चाहे इस पॉइंट का यूज कर लो लिखने के लिए, चाहे इस पॉइंट का यूज कर लो, तो इसमें जो है उन्होंने किसका यूज किया बच्चों, इस वाले पॉइंट का, है ना। तो आप क्या लिखोगे कि सर इस वाले पॉइंट से पास कर रही है, ये उसका स्लोप है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स विच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। ये आपका है, हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। नेक्स्ट क्या है, इंटरसेप्ट्स फॉर्म। इंटरसेप्ट्स फॉर्म, इफ a and b आर द इंटरसेप्ट्स मेड बाय अ लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ x and y, मतलब x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो a है, जो y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो b है, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट b है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, a,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,b। ठीक है, a और b आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आई, इसलिए हमने अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ले लिया। नेगेटिव पॉजिटिव होंगे वो अपने आप डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमें कहां लिखना नहीं आती, अभी अभी जस्ट इसके पहले पढ़ा। तो इसकी स्लोप क्या लिखोगे बच्चों, स्लोप क्या लिखोगे, 0 माइनस बी अपॉन ए माइनस 0, मतलब माइनस बी बाय ए, और किसी एक पॉइंट से पास कर रही है ऐसा यूज कर लो, है ना, ए वाला पॉइंट, लेट से a,0 से, तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखोगे, y माइनस 0 इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस ए का मल्टीप्लाई कराओगे तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, तो ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड करा दो बच्चों, तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है, तो अगर आपको इंटरसेप्ट दिए गए हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, ए और बी आपके हो जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, वो सीधे सीधे अगर आपको डायरेक्टली इक्वेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, दैट्स इट, डन। नेक्स्ट, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म क्या बोलता है बच्चों, ये लाइन लिखी हुई है, पढ़ लेना इसको आराम से, आपको समझ आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी वाई एक्सिस होगी, एक हमारी लाइन है मान लो ऐसे, तो इस लाइन का ओरिजिन से मैंने इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला, ओरिजिन से मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो लेंथ है
ये क्या है आपकी P है। ओरिजिन से इस लाइन पे जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसकी लेंथ P है, और जो वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो आपका एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से कुछ अल्फा एंगल बना रहा है। तो अगर आपको पॉइंट ये आपको डिस्टेंस P दिया हुआ है, ये अल्फा एंगल दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ दिस लाइन लिख सकते हो, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू P। दैट्स इट। बात समझ आई? बट आपको यहाँ पे टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि P क्या होता है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन का, ओरिजिन का, आप बेटर फॉर्म में बोलो तो ओरिजिन का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ओरिजिन का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P हो जाएगा। और जो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली लाइन, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, तब जाके आप सीधी सीधी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन लिख सकते हो। डन है क्या बच्चों? डन डन डन, ठीक है, चलो बढ़िया, आगे चलते हैं, जनरल फॉर्म देख लेते हैं, है ना। तो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन देख लो, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय ax प्लस b बाय प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ax प्लस b बाय प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एकदम जनरल फॉर्म हो गया कि सब कुछ लेफ्ट साइड है, राइट साइड 0, दैट्स इट, है ना। एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन है, सब कुछ लेफ्ट साइड है, राइट साइड 0 है, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। अगर मैं इस फॉर्म में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी है और अगर मैं आपसे स्लोप ऑफ द लाइन पूछूं, मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्म में दे दी, मैं आपसे स्लोप पूछ रहा हूं, तो जब भी ऐसा हो बच्चों तो हमेशा दिमाग में रखना कि स्लोप निकालने का बढ़िया सा तरीका है कि x का कोफिशिएंट होना चाहिए किस फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस सी। मतलब आप इस फॉर्म को ना y इक्वल टू mx प्लस सी वाली फॉर्म में लेके जाओ, तो b बाय को मैं माइनस ए एक्स माइनस सी लिख लूं और b से डिवाइड करा दूं, तो माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी चला गया। तो इसी लाइन को मैंने ऐसे लिख लिया और फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में नहीं चला गया, तो अब यहां पे जो m की वैल्यू हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, जो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी माइनस ए अपॉन बी। आई होप इतनी चीजें क्लियर होगी, है ना। तो जब भी इस फॉर्म में अगर आपको दी गई है तो आप इस वाली फॉर्म में ले जाओ, y को लेफ्ट साइड रखो, सिर्फ y को कोफिशिएंट 1 होना चाहिए y के साथ, और बाकी सारी चीज राइट साइड, एस इस फॉर्म में जो x का कोफिशिएंट होगा दैट विल बी योर स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी। बात समझ आई? और जो आपका माइनस सी अपॉन बी है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब x को 0 डाल दो तो जो y कोऑर्डिनेट निकल के आएगा जहां पे वो y एक्सिस को कट करेगा तो वो आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो आपका जो माइनस सी बाई बी है वो आपका क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। माइनस सी बाई बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। थोड़ी सा कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज गिवन बाय, अगर कोई एक लाइन दी गई है, अगर आपको कोई एक लाइन दी गई है और बोला है कि उसके पैरेलल मुझे कोई एक लाइन लिखनी है, तो आप उस लाइन की सीधी सीधी इक्वेशन लिख सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा। इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो तो सेम ही है, बस कांस्टेंट चीज चेंज हो गई, वहां पे सी था यहाँ पे लैम्डा हो गया। बात समझ आ रही है? तो वैसे आपको ध्यान नहीं रखना है कि ये वाली चीज कांस्टेंट होती है अगर लाइंस पैरेलल हैं तो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, तो अगर आपको ये वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर आपसे बोली लिखने के लिए, तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना है और बीच में प्लस की जगह माइनस लगा देना, मतलब साइन चेंज कर देना है। अगर माइनस हुआ तो प्लस लगा देना, प्लस हुआ तो माइनस लगा देना, दैट्स इट। बात समझ आ रही है? जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि एक x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक लाइन है, मुझे इसके परपेंडिकुलर कोई एक लाइन लिखनी है, तो मैं लिखूंगा x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, तो दोनों जगह 1 1 ही है और बीच में प्लस है तो माइनस लगा दो, तो हो जाएगा आपका
एक्स माइनस वाई इज प्लस लैम्डा, कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बात समझ आई? अगर मैं आपको और दूँ, लेट से 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मुझे अगर इसके परपेंडिकुलर कोई एक लाइन लिखनी है, वैसे तो बहुत सारी लाइन होगी इसलिए लैम्डा आएगा वहाँ पे, जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज करोगे लाइन अलग अलग आएंगे, तो बट मुझे कोई इसके परपेंडिकुलर लिखनी है, तो हमें पता है कि जो m1 m2 होता है वो -1 होता है, उसी का यूज़ करके ये फॉर्म आता है कि आप x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करा दो, तो 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो कि x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करा दिया और बीच में जो साइन है उसको चेंज कर दिया, दैट्स इट। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? डन डन डन, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से दिमाग में रखना। द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट -4, तो आपको ओरिजिन और -4, 5 को ज्वाइन करने वाली लाइन लिखनी है, तो पहले तो आप स्लोप निकाल लो। स्लोप हो जाएगा 5 - 0 -4 - 0 विच इज इक्वल टू -5/4। अब किसी भी एक पॉइंट से पास करा दो, इससे तो इसका यूज कर लो, ओरिजिन अच्छा पॉइंट है ना, तो आप लिखोगे एक पॉइंट है एक स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेंगे, तो y - 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x - 0, तो आ जाएगा 4y इज इक्वल टू -5x, तो 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? तो वो तो किस फॉर्म में दिया वो तो आप देख लेना, तो 4y प्लस 5x दिया हुआ है इज इक्वल टू 0, 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 0, क्लियर? Equation to the straight line cutting off and intercept 2 from the negative direction of y-axis. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था बच्चों? x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1, x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1। x क्या होता था, x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1, a क्या होता था x इंटरसेप्ट, y क्या होता था y इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हें? इंटरसेप्ट ऑफ 2 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, मतलब y नेगेटिव y एक्सिस पे दो लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रही है, इसका मतलब है b की वैल्यू क्या होगी? -2 होगी। क्यों सर? क्योंकि वो नेगेटिव y डायरेक्शन पे इंटरसेप्ट बना रही है। बात समझ आई? इसलिए उन्होंने बता दिया आपको, राइट? तो यहाँ पे सीधी सीधी जो आपका y इंटरसेप्ट होता है बच्चों, वो सीधी सीधी -2 आपको वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x by a माइनस y by 2 इज इक्वल टू 1। फिर क्या बोला है? इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो tan 30 उसकी स्लोप हो जाएगी। तो इस लाइन, इस इक्वेशन में स्लोप ऑफ द लाइन क्या है? आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, पहले इसको सही फॉर्म में ले चलते हैं, तो मैं y by 2 को लिख ले रहा हूँ x by a -1, 2 से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, तो 2 by a टाइम्स x - 2। अब चलेगी सही फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस c में, यहाँ पे जो स्लोप हो जाएगी वो हो जाएगी 2 by a। बात समझ आई? वही आपको किसके बराबर रखना है? tan 30 के बराबर। तो आपकी जो स्लोप है बच्चों वो किसके बराबर होनी चाहिए? tan 30 के बराबर, मतलब 1/√3 के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2√3। a की वैल्यू 2√3। आपसे क्या पूछा? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आगे आप तो सब कुछ x y इसमें ना रख के इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें ले लो। तो y इज इक्वल टू 2/2√3 x - 2, 2 से 2 गया, √3 का मल्टीप्लाई करा दो, तो √3y इज इक्वल टू x - 2√3। किस फॉर्म में दिया है? सब कुछ लेफ्ट साइड है तो ले जाओ, √3y - x प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। √3y - x प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी। देख लो एक बार बच्चों, √3y - x प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है कैसे निकाल रहे हैं? ठीक है, चलो। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 4,3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस whose sum is -1, मतलब एक लाइन है जो कि 4,3 से पास कर रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट्स बना रही है उनका सम आपको -1 दिया हुआ है। तो फिर से हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लेंगे, x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1। आपको दिया क्या है कि ये वाली जो लाइन है वो 4,3 से पास कर रही है, 4,3 से पास कर रही है, तो 4,3 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो आप x की जगह 4 डालो, y की जगह 3 डालो और वो आपको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आपको क्या मिल गया? 4b प्लस 3a
इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, एक इक्वेशन। दूसरी आपको क्या दी है कि मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसका सम आपको -1 दिया हुआ है, मतलब आपको a प्लस बी क्या दिया हुआ है बच्चों -1 दिया हुआ है। तो आप b को क्या लिख सकते हो, -1 माइनस ए। b को आप लिख सकते हो -1 माइनस ए, वो इसमें आप डाल दो तो आ जाएगा 4b, b की जगह लिख लो -1 माइनस ए प्लस 3a इज इक्वल टू ए टाइम्स बी की जगह -1 माइनस ए। कितना हो गया, -4 ए प्लस 3a इज इक्वल टू -a माइनस ए स्क्वायर ना। तो कितना हो गया आपका, सबको लेफ्ट साइड ले जाओ तो ए स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो आपका +4a ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए तो कैंसिल हो गया, -4 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू बच्चों +-2 आ रही है, ए की वैल्यू +-2 आ रही है। तो अगर मैंने ए की वैल्यू 2 ली तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। अगर मैंने ए की वैल्यू -2 ली तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, +1। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं ए और बी में। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी बच्चों वो क्या क्या हो जाएगी आपकी, एक तो ले लो पहला वाला पेयर, तो x/2 प्लस y/-3 इज इक्वल टू 1, या फिर x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये दो लाइंस आपकी होनी चाहिए। तो एक तो x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए, और एक होनी चाहिए देख लो कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, देख लेते हैं एक बार। पहला तो नहीं कर रहा है ना, पहला तो नहीं कर रहा है। दूसरा देख लो, x/2 माइनस y/3 इज -1, वो भी नहीं कर रहा है। तीसरा देखो, x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1, x/2 प्लस y इज इक्वल टू 1, ये भी नहीं कर रहा है। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई भी मैच नहीं कर रहा क्या? x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, एक मिनट रुक जाओ। अगर यहाँ पे माइनस चाहिए तो फिर इधर प्लस हुई माइनस वाला हो, तो वो तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे। तो आई गेस कुछ ऑप्शंस रॉन्ग है इसके, दोनों दो लाइंस जो है ना बच्चों ये आनी चाहिए। ठीक है, दो लाइंस आपकी ये आनी चाहिए, देख लो ऑप्शन में, मुझे तो नहीं दिख रही है कहीं। ठीक है, ऑप्शंस आई गेस कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन देख लेना, बाकी आपकी ये दो लाइंस आनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे निकालने। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। अ लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। एक लाइन एल है जो कि इस लाइन को परपेंडिकुलर है, एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बना रही होगी उसका एरिया आपको दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल। अच्छा, तो एक लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। अब इसके परपेंडिकुलर है किसके, 5x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके परपेंडिकुलर है तो हमें कौन सा पोर्शन सेम रखना है, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो और उनके बीच में जो साइन है उसको चेंज कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस एक्स के साथ आ जाएगा, +5 आपका y के साथ आ जाएगा, और बीच में माइनस साइन था वो प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो जो y का कोफिशिएंट है, ठीक है, अगर आप साइन को अलग से चेंज कर रहे हो तो आप चीज दिमाग में रखना बच्चों, अगर आप साइन को अलग से चेंज कर रहे हो ना तो बीच में अच्छे से दिमाग में रखना कि जैसे उसमें था ना कि ax प्लस वी बाय प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो मैंने क्या किया था, इस b को पॉजिटिव माना था ना, इस b को पॉजिटिव भी माना था। बात समझ आ रही है?
इस b को मैंने क्या माना था, पॉजिटिव माना था। तो वो चीज़ दिमाग में रखना कि पहले पता चला आपने कोफिशिएंट -1 ले लिया और बीच में फिर से एक और माइनस लगा दिया, है ना, तो वो मत करना। तो यहाँ पे ऐसा करो कि कोफिशिएंट तो 1 ले लो, इसका 5 ले लो, बीच में माइनस साइन है तो आप उसको प्लस कर देना, तो हो जाएगा आपका x प्लस 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, है ना, परपेंडिकुलर लाइन की। ठीक है, और अच्छे से अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि सर इसका स्लोप क्या है, स्लोप इसका क्या है बच्चों 5, इसको मैं m1 बोल दे रहा हूँ, और जो हमारी लाइन होती है उसका स्लोप m2 होगा, तो m1 m2 हमारा क्या होना चाहिए -1, तो m2 कितना हो जाएगा -1/5, m2 कितना हो जाएगा -1/5। तो मैं y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म यूज कर ले रहा हूँ, तो y रहेगा m की वैल्यू -1/5 x प्लस c, 5 का मल्टीप्लाई करा दो तो 5y प्लस x इज इक्वल टू 5c, एंड 5c को लेमडा बोल दो, तो यही वाला फॉर्म आ जाएगा ना, x प्लस 5y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, है ना। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, जैसे भी करना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी चीज क्या बोलिए बच्चों, ये जो लाइन है वो आपकी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना रही है, उसका एरिया आपको 5 दिया हुआ है, इसका एरिया आपको 5 दिया हुआ है, दिस एरिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये लेंथ निकालूंगा, ये लेंथ निकालूंगा, और फिर हाफ बेस इंटू हाइट। ये कैसे निकलेगी, y को 0 डाल के, y को 0 डालो बच्चों तो x की वैल्यू माइनस लेमडा आ रही है, और तो ये वैल्यू होगी माइनस लेमडा, लेट से, है ना, मॉड ले लेंगे, माइनस लेमडा होगी, फिर आप x को 0 डालो तो y की वैल्यू माइनस लेमडा बाय 5 आ रही, तो ये आपकी माइनस लेमडा बाय 5 होगी। तो मुझे अगर एरिया लिखना है तो आप क्या लिखोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, लैम्डा हमें नहीं पता नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसलिए इसका मॉड ले लो, क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव ही रहेगा। वो कितना दिया है आपको, 5 के बराबर, तो ये कितना हो गया बच्चों, 5 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 10, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 10, तो आपका लैम्डा जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा +-5√2, +-5√2। तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस 5y प्लस लैम्डा की जगह +-5√2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5y प्लस -5√2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5y प्लस 5√2। अब वो +-5√2 है तो आप उसको राइट साइड ले जाके भी +-5√2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। डिपेंड करता है कि यहाँ प्लस ले रहा हो या माइनस ले रहा हो, उसके अकॉर्डिंग राइट साइड भी प्लस माइनस आएगा, है ना। तो आप इसी चीज़ को राइट साइड ले जाके ऐसे लिख सकते हो, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, x प्लस 5y प्लस माइनस इज इक्वल टू +-5√2, ये और ये सेम ही है। ठीक है, आप दोनों ले सकते हो। क्लियर बच्चों, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। A line passes through the point of intersection this and this and parallel to this। अब इसकी पैरेलल है तो 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, तो 3x प्लस 4y प्लस लेमडा लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दी लाइन। अब लेमडा निकालने के लिए एक और कंडीशन दी है कि वो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो बच्चों, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगी 2x प्लस 6y इज इक्वल टू -16। अब इसमें से इसको घटाओ तो 2x गया, 6y माइनस y 5y, -16 -5 कितना हो गया, -21, तो y की वैल्यू आ गई -21/5। x कैसे आएगा, इसमें डाल दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू, ये आपका 2 अलग से करवाया था मैंने, यहाँ पे 2 करवाया था, बट मैं जब डालूंगा वैल्यू इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैं -8 लूँगा, -16 मत लेने, अगर -16 लेना है तो इस इक्वेशन में डालना, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, -8 -3y, तो -40 प्लस 63 अपॉन 5, तो 50 60 23/5 ना, तो ये आपका y x कोऑर्डिनेट हो गया, तो x को y से पास करेगी, तो 3x की जगह 23/5 प्लस 4y की जगह -21/5 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों,
69/5 माइनस 84/5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 84 में से 69 गए अगर तो 9 5 14, 1 8 में से 7 गए 1 15, तो -15/5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये 3 टाइम, तो लैम्डा आपका 3 के बराबर आ गया। लैम्डा आपका 3 के बराबर आ गया तो लाइन क्या हो जाएगी 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ बच्चों कैसे निकाला? ठीक है, ओके, डन जी। चलो बढ़िया। इसमें क्या है बच्चों देख लेते हैं। इफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड BC CA एंड AB ऑफ द ट्राइंगल ABC आपको दिए गए हैं, तो इक्वेशन ऑफ द साइड AB, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, उनके मिडिल पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, मिडिल पॉइंट्स। तो BC का मिडिल पॉइंट, द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द BC का 1,3, CA का 5,7 और AB का -5,7। तो मिडिल पॉइंट्स दिए गए हैं। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन AB पूछिए, हमसे पूछिए इस लाइन की इक्वेशन। आप बोलोगे सर इस लाइन, ये वाली लाइन जो है वो -5,7 से पास कर रही है, वो हमें पता है, तो हमें एक पॉइंट पता है जिससे वो पास कर रही है। अगर मुझे स्लोप मिल जाए तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके सीधी इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दूंगा। स्लोप कैसे मिलेगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो AB है ना, वो अदर दो साइड, जो अपनी जो अदर टू साइड्स हैं, उनके अगर मैं मिड पॉइंट को कनेक्ट करूं तो उसके पैरेलल होगी। बात समझ आई? तो इसका और इसका स्लोप सेम ही होगा। ऐसे ही अगर मैं इसको और इसको कनेक्ट करूं तो वो BC के पैरेलल आएगी। ऐसे ही अगर मैं इसको और इसको कनेक्ट करूं तो वो AC के पैरेलल आएगी। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। मिड पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करते हो तो वो उसके सामने वाली जो साइड है उसके पैरेलल आती है। तो जो आपकी जो AB की स्लोप है और जो इसकी स्लोप है वो सेम ही होगी। तो मैं इसकी निकाल लेता हूं, वही इसकी हो जाएगी। तो इसकी स्लोप क्या आएगी बच्चों, इसकी स्लोप क्या आएगी 3, -7 अपॉन 1 -5, तो -4 अपॉन -4 मतलब 1। यही आपकी स्लोप ऑफ AB हो जाएगी, यही आपकी स्लोप ऑफ AB। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। -5 है तो वो +5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू x प्लस 12, y इज इक्वल टू x प्लस 12, तो y इज इक्वल टू x प्लस 12 ऐसे, या x - y प्लस 12 एक ही चीज है ना। सही है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। लेट अ वेरिएबल लाइन ऑफ स्लोप m greater than 0 passing through the point 4, -9 intersect the coordinate axis at the point A and B. The minimum value of the sum of distance of A and B from the origin. कहने का मतलब क्या है कि एक लाइन है जिसका हमें स्लोप नहीं पता, बट किस पॉइंट से पास कर रही है वो पता है। तो हमें m की टर्म में लिख लेते हैं। तो y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। कितना आएगा, y इज इक्वल टू mx -4m -9। ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आएगी m के टर्म में। स्लोप नहीं पता हमें, बट इतना दिया है कि m हमारा ग्रेटर देन 0 है। फिर क्या बोला है, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट A एंड B। तो पहले A दिया हुआ है, मतलब वो x एक्सिस को कहां कट कर रही है वो पॉइंट दिया होगा बेसिकली, है ना। तो बच्चों x एक्सिस को कैसे निकालेंगे, कहां कट रही है, कहां कट कर रही है, y को 0 डाल के। y को 0 डालो तो x की वैल्यू कितनी आ रही, y को 0 डाला तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4m + 9/m। बात समझ आई? ये आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है जहां वो y एक्सिस पे कट कर रही है, तो आप x को 0 डाल दो, तो y की वैल्यू हो जाएगी -4m - 9। इसका मतलब है मैं अगर आपको ऐसे रफ प्लॉट करके दूं तो ये जो पॉइंट होगा जहां वो कट कर रही है वो होगा 4m + 9/m, 0। और यहाँ पे y एक्सिस को जहां कट कर रही है दैट विल बी 0, -4m - 9। बट अगर मैं सम ऑफ डिस्टेंसेस की बात करूं, सम ऑफ डिस्टेंसेस की अगर मैं बात करूं बच्चों, है ना, तो सम ऑफ डिस्टेंसेस की अगर मैं बात करूं जो कि आपको दिया हुआ है, तो सम ऑफ डिस्टेंसेस जो हो जाएगा, सम ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है,
इन दोनों का ओरिजिन से जो सम ऑफ डिस्टेंसेस है, तो ये डिस्टेंस कितना निकलेगा बच्चों, 4m प्लस 9/m, m आपका ग्रेटर देन 0 है। ये डिस्टेंस कितना निकलेगा आपका, 4m प्लस 9। ठीक है, जस्ट डिस्टेंस की बात चल रही है, जस्ट डिस्टेंस की बात चल रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, डन 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 है ना। तो आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ डिस्टेंसेस मतलब 4m प्लस 9/m प्लस 4m प्लस 9, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 4 प्लस 9/m प्लस 4m प्लस 9, जो कि हो जाएगा आपका 13 प्लस 4m प्लस 9/m। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, राइट। ये इसमें कंफ्यूज मत होना, ये तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी निकालोगे तो 4m प्लस 9 ही आएगा वो डिस्टेंस। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ नहीं आएगा, डिस्टेंस है वो, m पॉजिटिव है आपका, ध्यान रखना। तो उसको आप माइनस टाइम्स 4m प्लस 1 मत लिख देना, m पॉजिटिव है तो वो तो नेगेटिव हो गया डिस्टेंस, नेगेटिव थोड़ी लेना है हमें, तो बस डिस्टेंस बताना है ना। तो वो आपका 4m प्लस 9 होगा। ठीक, ये आपका सम ऑफ डिस्टेंसेस हो गया बच्चों। अब उन्होंने बोला है कि ये जो है मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे, मतलब इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। तो हमें पता है कि m इसमें एक वेरिएबल है, राइट। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस आया है वो आपका एक m का फंक्शन है, ये जो डिस्टेंस आया है वो आपका एक फंक्शन ऑफ m है, बात समझे। तो अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है किसी m की वैल्यू के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको m की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर दूंगा। क्यों सर, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा तो तभी आता है जब उसका dy/dx क्या हो, 0। तो यहाँ पे आपका df/dm आपका 0 हो जाएगा, df/dm आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको आप डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, तो df/dm को आप 0 करो तो 4 माइनस 9/m² इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो m की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी प्लस माइनस 3/2। बट उन्होंने बोला है कि m आपको सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है, तो मैं माइनस हटा दे रहा हूँ, माइनस वाला हटा दे रहा हूँ, सिर्फ प्लस ही रखो बस। तो m की वैल्यू प्लस 3/2 हो गई, आपकी क्या होगी बच्चों, m की वैल्यू प्लस 3/2 हो गई। आपसे पूछा है कि वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, वो m की वैल्यू इसमें डाल दूंगा। तो m की वैल्यू 3/2 डालने पे, m की वैल्यू 3/2 डालने पे f ऑफ m कितना आ रहा है, वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस। तो m की वैल्यू 3/2 डाल दो, 13 प्लस 4 इंटू 3/2 प्लस 9/3/2। तो कितना हो रहा है बच्चों, 13 प्लस 6 प्लस 6, तो 12, 13 प्लस 12 कितना हो गया, 25। तो जो मिनिमम जो सम ऑफ द डिस्टेंस आ रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज इक्वल टू 25, है ना। तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 20। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो उनके बीच का एंगल कैसे हम निकालेंगे। तो लेट फाइव विद द एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइन दी हैं आपको, y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2, ये आपको दो लाइंस दी हैं। तो सपोज बच्चों लाइन आपकी ऐसे हुई, फाई जो है वो मैंने जो है उसका एक्यूट एंगल मान लिया, उन दो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल, ये जो होगा दिस एंगल विल बी ऑब्ट्यूज ना। तो मैंने उन दो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल फाई मान लिया, तो वो tan फाई आप कैसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2, मतलब m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 निकाल के उस पर मॉड लगा देना, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा एक्यूट उसमें चला जाएगा। तो आपका जो फाई आएगा वो आप एक्यूट एंगल निकल के आएगा, tan फाई आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाई आपका 0 से π/2 मतलब एक्यूट एंगल निकल के आएगा, दैट्स इट, है ना। तो आपको दो लाइंस के बीच का जिसकी आपकी स्लोप पता है, जिनके आपको स्लोप्स पता है कि एक का स्लोप m1 एक का स्लोप m2 है, तो ऐसी दो लाइंस जिनके आपको स्लोप पता है उनके बीच का एक्यूट एंगल अगर आपको फाइंड करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू tan फाई विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। ये चीज आप एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। एक ये लाइन है, एक लाइन है, हमें दो लाइन के बीच का एंगल चाहिए, तो बेसिकली हमें दोनों लाइंस की स्लोप चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो दो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी बच्चों, y इक्वल टू -2x माइनस 11। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, जिसको मैं m1 बोल दे रहा हूं, -2, ये आपका क्या हो गया, x/6 प्लस 7/6 इज इक्वल टू y।
तो इसकी जो स्लोप हो जाएगी m2 दैट विल बी 1/6। y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म होना चाहिए, उसमें जो x का कोफिशिएंट होगा वो अपना स्लोप हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो m1 m2 आपको पता चल गया है, हमें चाहिए उनके बीच का एक्यूट एंगल, लेट्स से फाई है, तो tan फाई को मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो मॉड ऑफ m1 माइनस 2, आप इसको m1 बोल सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाहर मॉड लगा हुआ है, राइट। तो आप m2 माइनस m1 करो चाहे m1 माइनस m2, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो m1 माइनस 2 माइनस m2 1/6 अपॉन 1 प्लस m1 माइनस 2 m2 1/6, इसका मॉड। तो कितना हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ -2 माइनस 1/6, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2/6, तो इसका मॉड, तो हो जाएगा मॉड ऑफ -12 माइनस 13/6 और नीचे 6 माइनस 2 4, 4/6, तो 6 से 6 गया, इसका मॉड लोगे तो वो 13/4 निकल के आएगा बेसिकली, 13/4। ठीक है, तो आपका जो 13/4 है बच्चों, तो आपका जो फाई हो जाएगा दैट विल बी tan इनवर्स 13/4, क्योंकि हमसे एंगल पूछा था, तो आपको tan फाई की जगह फाई बताना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स 13/4। ठीक है, देख लो एक बार फिर से, कैलकुलेशन एरर तो नहीं है कुछ। इसका स्लोप -2, इसका स्लोप 1/6, ठीक है, फिर -2 माइनस 1/6, नीचे 1 प्लस m1 m2 माइनस 2 इंटू 1/6, तो -2 माइनस 1/6, नीचे 1 माइनस 2/6, तो ये -12, एक 13 माइनस 13/6 और 6 में से 2 गया 4/6, 6 से 6 -7, परफेक्ट। ठीक है, तो आपका जो फाई हो जाएगा दैट विल बी tan इनवर्स 13/4। इसको देख लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द लाइन, मतलब एक ऐसी लाइन जो कि इस गिवन लाइन को कितने एंगल से 60 पे। तो बच्चों आप ऐसे सोचो कि ये जो लाइन है, या तो वो 60 इस डायरेक्शन में बना सकती है, या फिर हो सकता है कोई एक ऐसी लाइन हो जो कि जरूरी नहीं है इसी पॉइंट से पास हो, बस मैं आपको डायरेक्शन दिखाना चाह रहा हूं कि ये आपकी गिवन लाइन होगी, लेट से ये आपकी गिवन लाइन है, फिर आपकी जो हमें जो लाइन निकाली है तो वो हो सकता है वो इस डायरेक्शन में 60 बना रही हो, बात समझ आ रही है। हो सकता है वो लाइन 3,1 से तो पास हो रही है, बट वो मान लो ऐसे कुछ बना रही है, ऐसे 60 बना रही है, इस डायरेक्शन में 60 बना रही है। तो बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, दो पॉसिबिलिटीज हैं जो कि मैं आपको अलग अलग ही दिखा देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। एक ऐसे दिखा दे, एक आपकी गिवन लाइन ए है और एक लाइन ऐसे, दिस एंगल 60, तो ये एक आपका क्लॉकवाइज में और एक एंटी क्लॉकवाइज में, दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि एंगल तो दोनों डायरेक्शन में बना सकती है, हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज में बना रही हो सकता है क्लॉकवाइज में बना रही हो, राइट। उसकी चिंता अपन को नहीं करनी, वो अपने आप आ जाएंगी, एम की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, उसकी अपन को चिंता करनी ही नहीं है। तो इस वाली लाइन की जो स्लोप है, गिवन लाइन की जो स्लोप है बच्चों, वो अपन बता सकते हैं दैट इज इक्वल टू -√3 ना, -√3, ठीक है। और इस वाली लाइन की स्लोप कुछ m मान लो, इस वाली लाइन की स्लोप कुछ m मान लो, उनके बीच का एंगल आपको एक्यूट एंगल पता है, तो मैं tan 60 डिग्री को मॉड ऑफ m माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ m प्लस √3 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस √3m, इसका मॉड, और इस साइड क्या है tan 60 विच इज इक्वल टू √3। अब मॉड को मैं कैसे खोल दूंगा, प्लस माइनस में, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, तो m प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3m आपका हो जाएगा प्लस माइनस √3 के बराबर, है ना। अब एक बार आप यहां से प्लस लो, एक बार माइनस लो, तो मैं एक बार प्लस ले रहा हूं, m प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3m इज इक्वल टू प्लस √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे बच्चों क्या आ जाएगा, √3 माइनस 3m इज इक्वल टू m प्लस √3 से √3 गया तो m 4m इक्वल टू 0, मतलब m इक्वल टू 0, तो एक तो आ गया m इक्वल टू 0 और एक आपका आ जाएगा बच्चों क्या, मैं एक बार माइनस लेता हूं, तो
m प्लस रूट थ्री अपॉन 1 माइनस रूट थ्री एम को मैं माइनस रूट थ्री ले रहा हूँ, तो एक आ जाएगा माइनस रूट थ्री प्लस थ्री एम इज इक्वल टू एम प्लस रूट थ्री, तो 2m इज इक्वल टू 2 रूट थ्री, मतलब m इज इक्वल टू रूट थ्री। समझा? तो अपने पास दो लाइंस, दो देखो, दो m की वैल्यू निकल के आई, तो इक्वेशन मैथमेटिकली देखें तो दो लाइन एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैंने वो आपको डायग्राम से दिखाया कि क्यों दो लाइन एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि हो सकता है एक लाइन ऐसी हो जो कि क्लॉकवाइज में 60 डिग्री घूमी हो, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 एंगल हो, या फिर एक हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 एंगल हो। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो लाइन बतानी थी हमें, तो क्या बतानी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी थी। उन्होंने बोला 3,-2 से पास कर रही है और स्लोप अपन को पता है, तो 3,-2 से पास करने वाली लाइन की स्लोप हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिख सकते हैं, 3,-2 y प्लस 2 इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस 3। अब एक बार m की वैल्यू 0 डालो, m की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू क्या मिली, -2। तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये हो गई। फिर m की वैल्यू मैंने √3 डाली, तो y की वैल्यू क्या मिली, √3x -3 √3 -2 -3 √3 -2, राइट। तो एक तो आपकी y इक्वल टू -2, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी हो जाएगी √3x माइनस y -2 -3 √3 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। देख सकते हो आप, है ना। अब y को भी राइट साइड ले जाओ, लेफ्ट साइड 0 आ जाएगा, तो एग्जैक्ट फॉर्म वही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कैसे निकाला? ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। चलो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। प्लेन के टाइम पे भी पढ़ा था हमने कि एक पॉइंट का प्लेन से क्या डिस्टेंस, सिमिलर फॉर्म है, ठीक है, एकदम सिमिलर फॉर्म है। तो एक कोई लाइन है, एक कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी बाय प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस लाइन पे, तो ये जो डिस्टेंस आएगा इसको मैं m बोल दे रहा हूं, ठीक है, इसको उन्होंने स्मॉल p से डिनोट किया है इस लेंथ को। तो दिस pm डिस्टेंस, या जिसको मैं स्मॉल p से डिनोट किया है, दैट विल बी मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, आप ये मॉड पूरा इस पे लगा दो फुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों सेम ही चीजें लिखी हुई हैं। तो मॉड के अंदर सीधा सीधा क्या आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन √a² प्लस b²। हमेशा याद रखना बच्चों, जब ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना, तो आपकी लाइन इस फॉर्म में होनी चाहिए। फिर डायरेक्टली आप पॉइंट को इस लाइन में डाल दो, और नीचे √a² प्लस b², मतलब x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का √, दैट्स इट। ठीक है, देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज -2, -1, 2, -1 एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स बेस। अच्छा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों, तो अगर मैं इसको वर्टेक्स ले रहा हूं तो इसका बेस तो ये हो जाएगा, है ना, जिसकी इक्वेशन आपको दी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 2, -1 एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स बेस इज दिस। मुझे चाहिए द लेंथ ऑफ इट्स साइड, मुझे इसकी साइड, तीनों साइड बराबर ही होंगे, मुझे इसकी लेंथ चाहिए। बच्चों मुझे पता है कि ये एंगल 60 डिग्री होता है। अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बात समझे? तो अगर मुझे ये डिस्टेंस पता है, एक एंगल पता है, तो मैं ये वाली डिस्टेंस तो निकाल ही सकता हूं, कौन सी बड़ी बात है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी निकलेगी, 2, -1 का इस लाइन से, इस लाइन को और अच्छे से लिखो ऐसे। अब 2, -1 का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ पॉइंट को इसमें डाल दो, तो 2 इंटू -1 हो जाएगा -2 -1 अपॉन √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का मॉड। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल, -1 तो 1, नीचे आपका 2² 4 + 5 √5।
तो 1/√5 आया। तो ये डिस्टेंस कितना है 1/√5, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आप क्या लगा सकते हो sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसको मैं लेट से लेंथ मान ले रहा हूँ, ये आपकी लेंथ हो गई, तीनों लेंथ बराबर ही होंगी। तो आपका sin 60 कितना होता है बच्चों √3/2, 1/L√5 ना। sin 60 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू 1/L√5। तो आपका L देखो कितना आ रहा है बच्चों 2/√15, तो L जो आ रहा है बच्चों आपका वो आ रहा है 2/√15, ऑप्शन बी। L जो आ रहा है लेंथ ऑफ द साइड जो निकल के आ रही है वो आ रही है आपकी 2/√15। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला और फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin 60 लगा दिया, तो आपको लेंथ ऑफ द ट्रायंगल पता चल गया है ना, लेंथ ऑफ द साइड पता चल गया। चलो बढ़िया। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है ना। सपोज अपने पास दो ऐसी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और मुझे इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए जो कि इनकी कॉमन, जो इनका नॉर्मल होगा उसके अलोंग आएगा। ये डिस्टेंस d है, तो दैट d यू कैन राइट इट एज c1 - c2 अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, c1 क्या है, c2 क्या है, आपकी जो लाइन है बच्चों, जो c1 c2 है वो क्या है आपका, ठीक है, c1 - c2 √a² प्लस b² क्या है, आप पैरेलल हैं तो हमें पता है बच्चों ax प्लस by वाला फॉर्म तो सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट ही चेंज होगा। ऐसे ये आपकी दो लाइंस होंगी ऐसे, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट दोनों का सेम ही होगा क्योंकि पैरेलल है। तो ऐसी दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं, तो अगर मुझे आप उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो मॉड ऑफ c1 - c2 अपॉन √a² प्लस b²। क्लियर है? जैसे यहाँ पे है बच्चों, टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर अलोंग दिस एंड दिस। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर हमारा स्क्वायर है अगर ऐसे सपोज, तो आपको दो पैरेलल लाइंस दिए हैं, आप चाहे इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो। लेट्स से मैं इन दोनों को ले लूं, तो एक आप 5x - 12 प्लस 39 ले लो, और दूसरी इसकी पैरेलल हो जाएगी 5x - 12y प्लस 78 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों पैरेलल हैं, क्यों सर? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इन दोनों में सेम है, इससे हमें पता चला ये पैरेलल है। मुझे चाहिए इस स्क्वायर का एरिया, तो बच्चों जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, वही तो आपका साइड लेंथ हो जाएगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो साइड लेंथ है a वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 - c2 लेट्स से 39 - 78 का मॉड अपॉन √a² प्लस b²। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 78 - 39, तो -39 जिसका मॉड लोगे तो 39 आ जाएगा, और नीचे आपका 13 आएगा, राइट। तो 3, तो a की वैल्यू आ गई 3, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया हो जाएगा। डन डन डन, सही है। पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, है ना, ये भी बहुत अच्छे से समझ लो बच्चों, जो कि मैं आपको जब मैं एरिया अंडर द कर्व पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि कैसे रीजन आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। वही चीज़ यहाँ पे है कि कौन सा पॉइंट किस साइड लाई करेगा, है ना, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बच्चों को एक लाइन है और मुझे चेक करना है कि वो पॉइंट्स लाइन के सेम साइड है अपोजिट साइड है। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं उस पॉइंट को, लाइन इस फॉर्म में होनी चाहिए आपकी, फिर मैं उस पॉइंट को इस लाइन में डालूंगा, कुछ आई पॉजिटिव वैल्यू आई लेट से, फिर मैंने दूसरे पॉइंट को भी लाइन में डाला तो फिर से पॉजिटिव वैल्यू आई। इसका मतलब है कि दोनों का सेम साइन आ रहा है, दोनों की सेम पॉजिटिव वैल्यू, मतलब साइन देखना है आपको, वैल्यू भले ही अलग हो बट पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव है वो आपको देखना है। तो मैंने जब पहले पॉइंट को इसमें डाला तो कुछ पॉजिटिव साइन आया, पॉजिटिव वैल्यू आई,
फिर मैंने दूसरे पॉइंट को भी डाला, फिर से हमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिली, मतलब दोनों का साइन सेम ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो लाइन के सेम साइड होंगे, लाइन के सेम साइड होंगे। अगर मुझे दोनों पॉइंट्स डालने पे अलग अलग साइन मिल रहे हैं कि मान लो x1 y1 को लाइन में सेटिस्फाई कराया, कुछ नेगेटिव वैल्यू मिली, x1 x2 y2 को मैंने लाइन में सेटिस्फाई कराया तो मुझे कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिली, तो दोनों का साइन अलग है, नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो वो लाइन के अपोजिट साइड लाई करेंगे। ये पॉइंट सिंपल सा कुछ बोल रहा है आपको, सिंपल सी चीज। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मैंने एक लाइन दी 2x प्लस 3y प्लस -8 इज इक्वल टू 0, और मैंने बोला कि चेक 1,2 एंड -3,2 lie on same side of line or not। ठीक है, तो चेक वेदर 1,2 एंड -3,2, ठीक है, लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन और नॉट, ये दोनों लाइन के सेम साइड में है या नहीं है। तो मैं इसमें 1,2 डालूंगा, तो मैं 2 × 1 + 3 × 2 -8 क्या आ रहा है बच्चों, 2 + 6 -8, 0 आ गया। ये तो 0 आ गया, उस लाइन पे ही लाई कर गया, उस लाइन पे ही लाई कर गया, तो सेम साइड की अब बात ही नहीं होगी, है ना। तो आप ना इसको कुछ और ले लो, 1,3 ले लो लेट से, वो तो लाइन पे लाई कर गया ना। साइड तो भाई अगर कोई एक लाइन है तो इस साइड वाला होना चाहिए, इस साइड लाइन पे ही लाई कर गया, वो अलग चीज है ना। वो तो अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो सेम लाइन पे लाई कर गया। अगर साइड की बात हो रही है मतलब वो लाइन पे नहीं होनी चाहिए ना पॉइंट, है ना, तो वो तो रैंडम लिया था, वो सेटिस्फाई कर गया। 1,3 ले लो बच्चों, है ना, तो 1,3 अगर लोगे तो 1,3 डालोगे कितना आएगा, 2 × 1 + 3 × 3 -8, तो 2 + 9, ये अच्छे से बना लो, है ना, क्योंकि हो सकता है आपको देखने में 8, तो ये कितना आ रहा है बच्चों आपका 3 के बराबर, विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो पॉजिटिव आया ना, जो भी आया पॉजिटिव साइन आया ना फाइनल रिजल्ट का। -3,2 डालो, -3,2 डालो बच्चों, -3,2, तो -6 + 6 -8 विच इज इक्वल टू -8 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब है कि जब मैंने 1,3 सेटिस्फाई कराया इस लाइन में तो पॉजिटिव साइन आया, जब मैंने -3,2 लाइन में सेटिस्फाई कराया तो अपना नेगेटिव साइन आया, -8 आया, नेगेटिव आया, तो ये दोनों लाइन के अपोजिट होंगे, तो एक इस साइड होगा और एक लाइन के दूसरे साइड होगा, दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है। आप एग्जैक्टली ड्रॉ करके भी देख सकते हो, आप एग्जैक्टली ड्रॉ करके भी देख सकते हो, ये तो मैं आपको सीधा सीधा चेक करना बता रहा था। इसको आप बनाओगे अगर तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, ये आपका होगा 4,0, ये होगा आपका 0,8/3, हमें 1,3 बनाना है। 1,3 आपका देखो लो कहाँ आएगा, इसकी वैल्यू 1 पे देखो कितनी आ रही है बच्चों, x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूं तो इस पे देखो कितनी आ रही है y की वैल्यू, 8 - 1 डाला ना आपने, तो -6, तो 6/2 2 आ रही है, तो 1 पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो आपका जो 1,3 होगा वो इधर कहीं हुआ तो इसकी तो वैल्यू 2 आएगी, बट हमारा जो पॉइंट है वो है 1,3, मतलब ऊपर लाई करेगा इधर, तो ये इधर कहीं आपका 1,3 आएगा, इधर कहीं। फिर दूसरा क्या है -3,2, तो -3,2 देख लो बच्चों, इधर ही कहीं आएगा, इधर कहीं, है ना। 2 पे -3 पे आप इसकी वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, -6 -8 + 3y = 0, 8 से 14, 14/3, 14/3 मतलब आपका हो गया 4 पॉइंट समथिंग ना, तो 4 पॉइंट समथिंग मतलब आपका काफ़ी ऊपर रहेगा, है ना। और आपका जो है -3,2 तो इधर ही कहीं रहेगा, तो मैं इधर बना दे रहा हूँ, इधर कहीं आएगा -3,2, इसके इधर आएगा ऐसे। तो आपका देखो लाइन के दोनों अपोजिट साइड है, एक इधर लाई कर रहा है इधर पे और एक इधर आया, ठीक है। तो ये आप ऐसे प्लॉट करके भी देख सकते हो, बट इसमें थोड़ी सा और 1-2 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं, बट ऐसे आप डायरेक्टली देख सकते हो।
कि कोई भी दो पॉइंट्स लाइन के सेम साइड होंगे अगर, तो वो लाइन में डालने के बाद, लाइन इस फॉर्म में होनी चाहिए, तो लाइन में डालने के बाद आपको सेम साइन प्रोड्यूस होना चाहिए। बात समझ आ रही है? जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका सेम साइन होना चाहिए। और अगर वो लाइन के अपोजिट साइड हैं, लाई कर रहे हैं, तो उस लाइन में डालने के बाद जो है अलग अलग साइन आएगा, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। बात समझ आई बच्चों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट R be the interior region of the line this and this containing the origin, the set of all values of A for which the point this lie in the R। ठीक है, तो पहले वो R रीजन बोल किसको रहा है वो देख लेते हैं। वो बोल रहा है ऐसा रीजन जिसने ओरिजिन को कंटेन कर रखा है, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का ऐसा रीजन जिसमें ओरिजिन लाई करता है। देख लेते हैं, ये वाली लाइन बनाओ बच्चों, कैसी बनेगी? एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो कुछ ऐसी बननी चाहिए फिर, क्योंकि y को 0 डाला तो -1/3 आ रहा, फिर x को 0 डाला तो y = 1 आ रहा है। फिर इसमें मैंने y की वैल्यू x की वैल्यू 0 डाला, 5/2 आया, और y की वैल्यू 0 डाला 5 आया, तो ऐसी कुछ बनेगी, है ना? तो ये रीजन जो है, दिस रीजन, ये r हो जाएगा हमारा। क्यों सर? क्योंकि ओरिजिन ये रहा, तो इन दोनों रीजन ने, इन दोनों लाइंस के बीच का कौन सा रीजन हो जाएगा जिसमें ओरिजिन आ रहा है आपका? ये वाला रीजन। इसमें तो नहीं आ रहा ना, इसमें तो नहीं आ रहा ना, इसमें तो नहीं आ रहा ना, इन दोनों लाइंस के बीच का यही एक रीजन है जिसमें ओरिजिन आ रहा है, दिस रीजन, ये पूरा। ठीक है, वो इन्फिनिटी तक जाएगा पूरा, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन, ये वाला रीजन। अब हमें बताना है कि एक पॉइंट है, ये आपकी लाइन कौन सी थी बच्चों? 3x - y + 1 = 0, और ये वाली लाइन जो थी अपनी, ये थी अपनी x + 2y - 5 = 0। ठीक है, डन। अब हमें बताना है कि एक ही हम क्या इंटरवल लें कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है वो इस रीजन में लाई करे। इस रीजन में लाई करे मतलब इस लाइन के किस साइड लाई करे? इस साइड, जिस साइड ओरिजिन है। इस लाइन की किस साइड लाई करे? जिस साइड ओरिजिन है इस लाइन के लिए। इस वाली लाइन के लिए किस साइड लाई करे? जिस साइड ओरिजिन है। बात समझ आ रही है? मतलब हम चाहते हैं कि हमारा पॉइंट दोनों लाइंस के लिए जिस साइड ओरिजिन है उसी साइड लाई करे, दैट्स इट। बात समझ आई? तो इसमें मैं अगर ओरिजिन डालूं, तो देखो 1 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं 0,0 इसमें पुट कर रहा हूं, और इस वाली लाइन में अगर मैं 0,0 पुट कर रहा हूं, तो आपको देखो क्या आ रहा है। अगर मैं 0,0 पुट कर रहा हूं तो -5 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब है अगर हम चाहते हैं कि दोनों लाइंस के लिए जिस साइड ओरिजिन है उसी साइड हमारा पॉइंट हो, तो जो ओरिजिन डालने पे जो साइन आ रहा है वही हमारा पॉइंट डालने पे साइन आना चाहिए। तो जैसे पहली वाली लाइन को पकड़ो, पहली वाली लाइन के इस साइड होना चाहिए ना पॉइंट हमारा, तभी इस रीजन में लाई करेगा। तो इस साइड होने के लिए क्या है आपका, जब मैं इस पॉइंट में, इस लाइन में पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हूं तो उसका साइन ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। बात समझ आ रही है? उसका साइन कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। क्यों सर? क्योंकि जो ओरिजिन भी सेम रीजन में ही लाई कर रहा है, तो दो पॉइंट्स अगर सेम रीजन में लाई कर रहे हैं तो उस लाइन में सेटिस्फाई कराने पे आपको सेम साइन प्रोड्यूस करके देंगे। तो ओरिजिन को मैंने डाला तो ग्रेटर देन 0 आया, तो फिर अपना वाला जब मैं पॉइंट डालूंगा इस लाइन में वो भी ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए। बात समझ आई? तो पहली कंडीशन मिलेगी कि आपका जो 3a² - y + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों? 3a² - a - 1 + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 1 कैंसिल, a कॉमन लिया, 3a - 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 0 1/3 प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से a का क्या इंटरवल निकल के आएगा? a बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। ये होगी पहली वाली कंडीशन। दूसरी, ये इंश्योर करना है कि इसके भी इधर रहे, तो इस वाली लाइन के भी ओरिजिन के साइड ही होना चाहिए, जिस साइड ओरिजिन लाई कर रहा है। तो ओरिजिन डालने पे क्या साइन आ रहा है? नेगेटिव। तो अपना पॉइंट डालने पे भी नेगेटिव आना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि वो लाइन के दोनों साइड, लाइन के सेम साइड लाई कर रहे हैं, ओरिजिन और हमारा पॉइंट लाइन के सेम साइड लाई कर रहा है। तो इस वाली लाइन में बच्चों, इस वाली लाइन में डालने पे पॉइंट को इसमें डालो जरा, a² + 2y और -5 इट शुड बी लेस देन 0। तो a² + 2a - 3 शुड बी लेस देन 0। तो a + 3
a माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, तो -3 1 प्लस माइनस प्लस, तो आपका इधर से आएगा a बिलोंग्स टू -3 से 1। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो हमारा पॉइंट इन इसी रीजन में लाई करेगा बस, कि इस लाइन के इस साइड और इस लाइन के इस साइड। बात समझ आई? तो हमें इन दोनों इंटरवल्स का क्या लेना है बच्चों? इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों इंटरवल्स का हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। 0 लिखा हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा बच्चों, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, देख लो, ये बोल रहा है -3 से 1, ये बोल रहा है -∞ से 0, तो जो कॉमन पार्ट आ जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा आपका? -3 से 0 वाला ना। इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे तो a बिलोंग्स टू -3 से 0, a कॉमन है दोनों में। यूनियन, ये बोल रहा है 1/3 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा है 1 से छोटा, तो आप बोलोगे सर 1/3 से 1 पे ही रुकना पड़ेगा। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। a बिलोंग्स टू -3, 0 यूनियन 1/3 से 1, मतलब ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? डन? चलो बढ़िया। और देख लो, द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट मींस बोथ द कोऑर्डिनेट्स शुड बी इंटीजर, ठीक है। इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी इंटीग्रल रहेगा, इंटीजर रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट भी आपका इंटीजर रहेगा। मुझे बताना है ऐसे कितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, मतलब जिनके एक्स और वाई दोनों इंटीजर हैं कोऑर्डिनेट्स, एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0,0, 0,21 है। तो आपका 0,0 इधर आएगा, 21,0 आपका इधर आएगा, और 0,21 आपका इधर आएगा। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये जो ट्राइंगल बनेगा, इसके अंदर कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट हैं इस ट्राइंगल के अंदर, है ना। इस ट्राइंगल पे लाई नहीं कराना है, इस ट्राइंगल के अंदर होने चाहिए। उन्होंने बोला ना एग्जैक्टली इन द इंटीरियर, ठीक है। तो हमें वो वाले पॉइंट्स भी नहीं लेने जो इस पे इन तीनों साइड्स पे लाई कर रहे होंगे, वो वाले पॉइंट्स भी हमें नहीं लेने हैं। हमें चाहिए जो कि अंदर हो, एकदम अंदर हो, है ना। तो बच्चों ये वाली जो साइड है वो, इसको मैं क्या बोल दूं? y इक्वल टू 0, इसको x इक्वल टू 0, और इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप हो जाएगा 0 - 21 अपॉन 21 - 0 विच इज -1, और मान लो इस वाले पॉइंट से पास करा दो, तो y इज इक्वल टू -1 x - 21, तो x प्लस वाई -21 इज इक्वल टू 0। ऐसी आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन की, है ना। हम चाहते हैं कि हमारा पॉइंट इसके अंदर लाई करे, इधर 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 कहीं भी हो सकता है, बस साइड पे लाई नहीं करना चाहिए और इसके बाहर लाई नहीं करना चाहिए, इसके अंदर लाई करना चाहिए। तो दिख रहा है कि बच्चों इसके ऊपर होना चाहिए, मतलब उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होना चाहिए, और इस लाइन के इधर होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए जिस साइड ओरिजिन है। बात समझ आई? तो एक तो आपका x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ में इस लाइन के लिए इस साइड होना चाहिए। इस साइड होने का क्या मतलब है? जिस साइड ओरिजिन लाई कर रहा है। तो ओरिजिन डालने पे क्या साइन आ रहा है? देखो जरा, -21 नेगेटिव आ रहा है, तो अपना वाला पॉइंट डालने पे भी नेगेटिव आना चाहिए, है ना। तो मैंने अपने वाले पॉइंट को मान लिया x, y को एक जनरल पॉइंट ले लिया, या h, k ले लो। तो h, k अगर मैं लेता हूं अपने एक जनरल पॉइंट का जो कि इसके अंदर लाई कर रहा है, तो इसके लिए x ग्रेटर देन 0 का मतलब है h ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब है k ग्रेटर देन 0, और ओरिजिन डालने पे नेगेटिव आ रहा है तो अपना h, k डालने पे भी नेगेटिव आना चाहिए। तो h प्लस k -21 शुड बी लेस देन 0। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन क्या है कि h और k जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटीग्रल वैल्यू ले सकते हैं। बात समझ आई बच्चों? तो लेट्स से कि मैं x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूं, क्योंकि 0 से बड़ा रखना है, तो सबसे मिनिमम पॉसिबल इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो मैं अगर x की वैल्यू 1 डालूं तो k की वैल्यू देखो क्या आएगी, मतलब h की वैल्यू 1 डालूं, आपका जो h है बच्चों वो कहां से कहां तक जा सकता है? 1 से लेके पूरा 21, इससे बाहर तो जाना नहीं है, इवन 20 तक ही जाएगा, है ना। 20 तक ही रखेंगे अपन उसको, 21 तो उस लाइन पे लाई कर जाएगा, है ना। 21 भी 20 तक ही रखें। h इक्वल टू 1, h इक्वल टू 1 डाला इसमें, तो ये आपका जो k आएगा बच्चों 1 - 21 -20 लेस देन 20। तो k आपका लेस देन 20 मतलब जो k है वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 1 2 3 टिल 19 तक। बात समझ आई? जो k की वैल्यू होंगी वो आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, टिल 19 तक। तो टोटल 19 वैल्यूज, टोटल 19 वैल्यूज। h की वैल्यू 2 डालो,
2 डालोगे तो 2 माइनस 19 आ जाएगा, तो वो k आएगा लेस देन 19, मतलब k की वैल्यू जो हो सकती है वो आपकी जो हो सकती हैं 1 से 18 तक। टोटल कितनी वैल्यूज? 18 वैल्यूज। बात समझ आई? 18 वैल्यूज मतलब ये पॉइंट ही तो निकल रहे हैं कि एक h को फिक्स कर दिया, k की अलग अलग वैल्यूज आ रही है, मतलब पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 1,1, 1,2, 1,3, ये सारे पॉइंट आपके अंदर ही लाई करेंगे। h की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू 1 से 18 तक कुछ भी हो सकती है, तो 2,1, 2,2, 2,3, 2,18 ये सारे आपके ट्राइंगल के अंदर ही आएंगे। बात समझ आ रही? तो एक काउंटिंग ही चल रही है, 19 हो गए, 18 हो गए, h की वैल्यू 3 डालो तो k आपका लेस देन 18 आएगा, मतलब k की वैल्यू हो सकती है 1 से लेके 17 तक, मतलब टोटल 17 पॉइंट्स। तो अब समझ आ रहा होगा कि पैटर्न ही चल रहा है, एक एक से कम हो रहा है। तो लास्ट में सीधा सीधा मैं h की वैल्यू 20 डालता हूं, तो k की वैल्यू आएगी बच्चों लेस देन 1। अब k की वैल्यू लेस देन 1 तो हम 1 से छोटा तो ले ही नहीं सकते ना, 0 तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो ये तो गया, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। एक h इक्वल टू 19 डालो तो k की वैल्यू आपकी आएगी लेस देन 2, मतलब यहाँ पे सिर्फ k की वैल्यू आएगी 1, k की सिर्फ a की वैल्यू आएगी 1। तो ये जो सीरीज है 19, 18, 17 वो कहाँ तक चल के जाएगी? 1 तक। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 19 प्लस 18 प्लस 17 टिल 1, ये आपके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये 10 तो आपका 190, 190 ऑप्शन बी। टोटल ऐसे पॉइंट्स जो कि इस ट्राइंगल के अंदर भी लाई करेंगे और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब एक्स और वाई दोनों इंटीजर वैल्यू होंगे, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे बच्चों? 190। आई होप क्लियर होगा बच्चों कैसे निकाला, है ना। तो एक्स की 1 वैल्यू के लिए वाई की इतनी मिल रही है, एक्स की 2 वैल्यू के लिए वाई की इतनी वैल्यू मिल रही, ऐसे ही लास्ट कहां मिलेगा? एक्स की वैल्यू 19 के लिए वाई की वैल्यू 1 मिलेगी, जो कि इस ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा, ना बाहर लाई करेगा ना ट्राइंगल पे लाई करेगा, ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, x की वैल्यू 20 के लिए हमें y की वैल्यू नहीं मिल रही थी, जो कि इसके अंदर आ रहे हो ट्राइंगल के, वो ट्राइंगल पे ही आ रही थी एक्चुअली, है ना, क्योंकि 20,1 देखो इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, 0 बना रहा है, लेस देन 0 नहीं बना रहा है, 0 बना रहा है, मतलब वो 20,1 आपका इस लाइन पे ही कहीं लाई कर रहा होगा, इस वाली लाइन पे, बट हमें तो उसके अंदर चाहिए था ट्राइंगल के। आई होप क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन बी इसका। ठीक है, कनकरेंट लाइंस देख लो बच्चों, कनकरेंट लाइंस क्या होती है? कनकरेंट लाइंस क्या होती है? जैसे मान लो 2 या 2 से ज्यादा लाइंस कनकरेंट कब होती हैं आपकी? ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 लाइंस कनकरेंट आपकी कब होंगी? 3 लाइंस आपकी कनकरेंट कब? 3 या 3 से ज्यादा, है ना, वो कनकरेंट कब कब मानी जाएंगी? जब वो एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही हो, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसे और तीसरी भी इसी इन्हीं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर गई, ये बात समझ आई? ये अपनी 3 लाइंस कनकरेंट हो गई। बात समझिए, कंकरेंसी का मतलब समझ लो कि ऐसी 3 या 3 से ज्यादा लाइन भी हो सकते हैं, तो 3 लाइंस के लिए है ये कंडीशन। तो अगर आपको 3 लाइंस को कंकरेंट बनाना है, ठीक है, कंकरेंट का मतलब है कि वो तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट होना चाहिए, तो ये वाला डिटर्मिनेंट आपको याद रखना है 0 होगा। लाइन आपकी इस फॉर्म में होनी चाहिए बच्चों, फॉर्म बहुत अच्छे से दिमाग में रखना कि किस फॉर्म में क्या फॉर्मूला अपन ने बनाया, फॉर्म बहुत जरूरी है ना। तो अगर उस फॉर्म में नहीं है कोई चीज, कोई इक्वेशन, तो उस फॉर्म में लाओ फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। तो इक्वेशंस आपकी इस फॉर्म में होनी चाहिए, तब जाके डिटर्मिनेंट 0 करोगे तो आपकी लाइंस जो होंगी वो कंकरेंट ही होंगी, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आया। बात समझे? ठीक है, जैसे आपको लाइंस दी हैं, 3 लाइंस दी हैं, तो पहले तो मैं इसको बढ़िया जिस फॉर्म में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा उसमें ले चलते हैं। ऐसे, है ना। अब डिटर्मिनेंट पहले क्या आ रहा है? A1 B1 C1, मतलब पहली वाली लाइन का x y और कांस्टेंट, तो पहले वाली लाइन का 4 3 कांस्टेंट, दूसरी वाली लाइन का x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कांस्टेंट, तीसरी वाली लाइन का x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, दैट्स इट। ये 0 आना चाहिए अगर कंकरेंट हैं तो। हमसे वही पूछा है कि किस b की वैल्यू के लिए आएंगी, तो वो इधर से आ जाएगी। इस डिटरमिनेंट को 0 कर देते हैं अपन, तो 4 के साथ देखो कितना आएगा बच्चों? -3 प्लस 25, तो 22 -3, -3 के साथ कितना आएगा? +3 प्लस 5 भी,
-1 के साथ कितना आएगा, -5 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो 88 -9 -15b +5 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो 15 में से 1 गया, 14b माइनस का, और ये आपका -9 +5 -4 तो ये आपका बचेगा +84 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आ जाएगी 84/14। 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6। तो b की वैल्यू 6। तो ऑप्शन सी। समझाए कैसे अप्लाई करना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन तो वैसे दो तरीकों से अपन पढ़ते हैं वैसे तो। ट्रांसलेशनल जिसमें हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं विथआउट रोटेटिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, जस्ट शिफ्ट ही करते हैं इधर उधर, रोटेट नहीं करते। और दूसरा होता है रोटेशन ऑफ एक्सिस, बट हम रोटेशन ऑफ एक्सिस नहीं, सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे, वही आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से क्या मतलब है, सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है बच्चों, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे, ये आपका ओरिजिन है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई एक मैंने पॉइंट लिया, उसका कोऑर्डिनेट था x, y, उसका क्या कोऑर्डिनेट था, x, y, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पूरी सिस्टम को उठा के शिफ्ट कर दिया। रोटेशन मत कराना, जस्ट ऊपर नीचे ऐसे आजू बाजू ऐसे शिफ्ट करो बस, है ना, रोटेशन मत कराना। सपोज मैंने उसको ऐसे शिफ्ट किया, कुछ ऐसे शिफ्ट कर दिया कि आपका ये ओरिजिन हो गया, थोड़ी सा उठा के इधर रख दिया, इस पूरी सिस्टम को उठा के ऐसे शिफ्ट कर दिया, है ना। ये आपका आप एक्स एक्सिस नहीं रहा, एक्स डैश मान लिया, ये आपका वाई डैश मान लिया, ठीक है। पहले ओरिजिन आपका 0,0 था, अब ओरिजिन मान लो मैंने कुछ अल्फा कॉमा बीटा पे रख दिया, ये आपका 0,0 था, ठीक है। अब जो पॉइंट पहले इस ओरिजिनल व्हाइट वाली कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, x, y, बट हमने एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जिसका ओरिजिन अब 0,0 नहीं रहा, अब ओरिजिन हो गया अल्फा बीटा। तो इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ अलग आएगा। जाहिर सी बात है कि सर आपने अब सिस्टम ही चेंज कर दिया, पहले हम ओरिजिन लेते थे 0,0, है ना, अब उसको तो आपने अल्फा बीटा ले लिया, है ना। तो इस नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा, लेट्स से वो x डैश y डैश हो गया। क्या हो गया, x डैश y डैश, वो क्या है आपका, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका ओरिजिन 0,0 नहीं है, ओरिजिन अल्फा बीटा है, ठीक है। अब आप ऐसे सोचो बच्चों कि अगर ये x, y पॉइंट था, तो इसका मतलब है पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये डिस्टेंस आपका y रहा होगा, ये वाला डिस्टेंस आपका x रहा होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x, y था। बात समझ आई। फिर अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिस्पेक्ट में क्या है इसका कोऑर्डिनेट, x डैश y डैश, तो जो y डैश होगा वो क्या लेंथ हो जाएगी बच्चों, नए वाले x एक्सिस से, नए वाले x एक्सिस से डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली, तो ये y डैश हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, ये इतनी लेंथ, बात समझ आ रही, क्योंकि ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की रेस्पेक्ट में अगर x डैश y डैश है, तो जो y डैश होगा वो क्या होगा, उस पॉइंट का x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो x डैश होगा वो y डैश से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। बात समझ आई। और इसका पॉइंट अल्फा बीटा है, इसका जो कोऑर्डिनेट है ओरिजिन का, जो नया ओरिजिन है उसका पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा। तो मैं अगर पुराने वाले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखूं, तो जो अल्फा होगा वो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस अल्फा होगा, और ये वाला डिस्टेंस बीटा होगा, दिस डिस्टेंस। मैं ओडे से इधर लिख दे रहा हूं जिससे यहां पे बीटा लिख पाऊं, ये बीटा होगा डिस्टेंस। बात समझ आ रही है। तो यहां पे आपको समझ आ रहा होगा कि सर ये जो टोटल x डिस्टेंस है, ठीक है,
ये एक्चुअली बच्चों यहाँ पे नहीं आएगा, ये पूरा एरो से नहीं, यहाँ तक फुल डिस्टेंस होगा ना ये एक्स डैश यहाँ तक का, ऐसे ये पूरा ये वाई डैश होगा ना दिस, ठीक है। वो एरो यहाँ तक बना हुआ था तो उसको पूरा कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ आ रहा होगा कि सर ये जो पूरा एक्स डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू एक्स डैश प्लस अल्फा ना, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, उसमें क्या है ना। तो आप एक्स को क्या लिख सकते हो बच्चों, एक्स डैश प्लस अल्फा। ऐसे आप वाई को क्या लिख सकते हो, वाई डैश प्लस बीटा। वाई को आप क्या लिख सकते हो, वाई डैश प्लस बीटा। तो यहां से जो एक्स डैश आएगा, नया जो पॉइंट आएगा दैट विल बी ओरिजिनल पॉइंट माइनस अल्फा। जो नया एक्स कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी पुराना कोऑर्डिनेट माइनस अल्फा। जो आपका वाई डैश आएगा दैट विल बी वाई कोऑर्डिनेट माइनस बीटा। थोड़ी सा ऊपर लिख दो इसको। बात समझ आ रही है बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं। तो आपका जो नया एक्स कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी एक्स माइनस अल्फा। जो नया वाई कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी वाई माइनस बीटा। आप याद भी रख सकते हो, बात समझे। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट -2,3, एक्सेस आर रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल। मतलब एक्सेस का रोटेशन आपने नहीं किया, पहले जो एक्स एक्सेस थी अभी उसी की पैरेलल ही है एक्स एक्सेस, मतलब आपने जस्ट उसको शिफ्ट किया। यहाँ पे देख रहा हूं जो एक्स डैश है वो है तो पैरेलल एक्स के, जो वाई डैश है वो है तो पैरेलल वाई के, रोटेशन तो नहीं किया ना मैंने, तो जस्ट शिफ्ट किया है आपने। ओरिजिन को उठा के कहां रख दिया, -2,3 पे। तो आपका जो अल्फा कॉमा बीटा है उसको आप अगर कंपेयर कराओगे तो वो -2,3 के बराबर होगा। फिर उन्होंने बोला कि व्हाट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 1,-2। मतलब एक पॉइंट है जिसका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसका ओरिजिन हम 0,0 लेते हैं, उसमें उसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,-2। मुझे एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका कोऑर्डिनेट चाहिए जिसका ओरिजिन -2,3 है। तो यहां पे अगर आप कंपैरिजन कराओगे तो x, y जो अपना ओरिजिनल कोऑर्डिनेट था वो हो जाएगा 1,-2। आपसे पूछिए x डैश, y डैश। बात समझिए। तो x डैश को आप क्या लिखोगे, x माइनस अल्फा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस अल्फा की वैल्यू -2, तो दैट इज इक्वल टू 3। एंड y डैश विल बी y माइनस अल्फा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी ओरिजिनल, -2 माइनस बीटा विच इज 3, तो ये अपना -5। तो कितना आ गया बच्चों 3,-5, 3,-5। ये आपका आ गया x डैश, y डैश। तो जो नया कोऑर्डिनेट होगा उसका, इस वाली पॉइंट का नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 3,-5। 3,-5 मतलब ऑप्शन बी। समझ आया कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, सो आई होप बच्चों क्लियर हो गई होंगी आपको चीजें आज की। एंड कोई भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, एंड अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी कवरिंग सर्कल्स वाला पार्ट। ठीक है, चलिए बढ़िया।